हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस के भौतिकी मतलब कि फिजिक्स। और इसके हम फिजिक्स यानी भौतिकी के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से होगा और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं और परावर्तन के भी 2 नियम हैं। अपवर्तन या परावर्तन दोनों में किसी का भी नियम पूछा जाए तो यहाँ क्या होगा? 2 होगा। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है गाड़ी की सर्च लाइट अर्थात हेडलाइट का परावर्तक सतह होता है, ये अवतल दर्पण होता है। मतलब आपसे पूछ लिया जाए गाड़ी के हेडलाइट या सर्च लाइट जो आगे लाइट लगा हुआ रहता है उसमें कौन सा दर्पण रहता है? अवतल दर्पण रहता है। क्या होता है कि कुछ विद्यार्थी लोग हैं डायरेक्ट गाड़ी देखते ही उत्तल लगा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी के सर्च लाइट या हेडलाइट की बात किया जा रहा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। वहीं यहाँ लिखा हुआ प्रश्न 4 में मोटर गाड़ी के चालक के सामने, चालक अर्थात ड्राइवर के सामने, ड्राइवर के जो बगल में लगा हुआ रहता है सामने, आप मोटर गाड़ी या किसी भी गाड़ी की बात कर सकते हैं। कोई भी गाड़ी होगा और उसमें चालक के सामने की बात करें मतलब साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। प्रश्न 5 में दिया हुआ सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है। मतलब स्वस्थ मनुष्य अगर कोई है और उसका पूछा जाए कि दूर बिंदु वह कितने दूर तक देख सकता है, तो ये अनंत दूरी होता है। क्या होता है? अनंत। अनंत का ये सिंबल है। अनंत आपको लिखा हुआ भी मिल सकता है या ऐसे सिंबल मिल सकता है। प्रश्न 6 में दिया हुआ है सामान्य नेत्र का अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है, जिसको आप कह सकते हैं निकट बिंदु, निकट बिंदु या लघुत्तम दूरी भी यहाँ लिख देता है न्यूनतम दूरी को कभी कभी। तो ये कितना होता है? 25 cm होता है। अब होता क्या, कुछ स्टूडेंट देखते हैं 25, देखते ही 25 को लगा देते हैं, लेकिन उसके बगल में इसका यूनिट देखना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है 25 के साथ मीटर दे दे तो मीटर तो होगा नहीं, वो गलत हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर होगा, 25 cm। मतलब किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। प्रश्न 7 में दिया हुआ मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस होता है। तो जो मनुष्य के आंख में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। प्रश्न 8 में दिया हुआ है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। अर्थात आपसे ये पूछा जा रहा है हजामती दर्पण के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। प्रश्न 9 में दिया हुआ सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस। प्रश्न 10 में दिया हुआ किसी माध्यम के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यानी म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? म्यू पढ़ते हैं का मान होता है। तो म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। ये स्नेल का नियम है, साइन आई बटा साइन आर, म्यू बराबर। प्रश्न 11 में दिया हुआ पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। तो इस क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तित होना। मतलब जो पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम दिखाई होना है प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, अपवर्तित हो जाता है। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन को आप एक तरीका से याद रख सकते हैं, बहुत आसान होता है प्रकाश का अपवर्तन। आप एक बात याद रख लीजिए, धोखा। धोखा यदि आपको आ जाएगा समझ तो आप प्रकाश का अपवर्तन के सभी क्वेश्चन बना देंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम में पूछा जाता है तारों का टिमटिमाना, तो तारे टिमटिमाते नहीं है एक्चुअली में। हम लोग का जो आँख होता है वो प्रत्येक 1/10 सेकेंड में अपना प्रतिबिंब चेंज कर लेता है, जिसके कारण हमें तारे जो है टिमटिमाते नजर आते हैं, लेकिन तारे एक्चुअली में नहीं टिमटिमाते। तो ये आपके साथ क्या हो रहा है? धोखा हो रहा है। जैसे कह दिया जाए भारी बाल्टी में मान लीजिए इस मार्कर को अगर हम रख देते ये टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगा, लिखा हुआ रहता है भारी बाल्टी में किसी छड़ का टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देना, एक्चुअली में टेढ़ी मेढ़ी है नहीं, दिखाई दे रहा है। तो ये आपके साथ क्या हो रहा है? धोखा हो रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। चाहे मान लीजिए
नदी में आप जाते हैं, मछुआरे जो होते हैं मछली को देख, आप नदी के पास चले जाइए और उस पानी में जब आप देखेंगे तो मछली लगेगा कि काफ़ी ऊपर तैर रहा है लेकिन वो काफ़ी नीचे होता है, लगता है कि ऊपर तैर रहा है लेकिन वो काफ़ी नीचे होता है। तो ये आपके साथ क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे मान लीजिए पानी भरी बाल्टी में अगर आप एक सिक्का रख देते हैं तो सिक्का भी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है जबकि वो पेंदी में सटा हुआ रहता है। तो ये आपके साथ क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है। तो जो भी धोखा होने वाला बात होगा वो आपका प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर कार्य करता है। प्रश्न 12 पर आ जाते हैं, निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। ऑप्शन इसका हम दे दिए हैं, प्लास्टिक, लकड़ी, मिट्टी, मिट्टी यानी जिसे मृदा आप बोलते हैं, डी यानी कांच, कांच यानी शीशा। तो इसमें हम लोग मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। लेंस बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग होता है, लकड़ी का उपयोग होता है, कांच का उपयोग होता है। कभी कभी क्या करता है, इस लकड़ी के जगह पे वायु दे देता है तो वायु का भी उपयोग होता है, और कभी कभी इस मिट्टी के जगह पे पारा दे देता है तो मिट्टी का उपयोग भी नहीं होता है, और लेंस बनाने के लिए पारा का भी उपयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। 13 में दिया हुआ है दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र जो होता है 1/u + 1/v = 1/f होता है। इसी चीज़ को उल्टा भी लिख देता है कभी कभी, 1/f = 1/u + 1/v। अच्छा देखिए, इसमें प्लस है तो ये भी पहले होगा तो यू बाद में होगा, पहले यू होगा तो बाद में भी होगा। मतलब 1/f = 1/u + 1/v, चाहे 1/f = 1/v + 1/u, या इस तरह भी लिखा हुआ मिल सकता है 1/u + 1/v = 1/f। ये क्या हो गया, ये दर्पण सूत्र हो गया। प्रश्न 14 में दिया हुआ लेंस सूत्र क्या है। तो लेंस सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। इसी चीज़ को आपको ऐसे भी लिख देगा, पहले लिखेगा 1/f = 1/v - 1/u। अब देखिए इसमें भी पहले रहेगा, यू बाद में रहेगा, क्योंकि ये माइनस वाला है तो इसको इधर उधर नहीं कर सकते हैं आप। 1/v पहले, माइनस में 1/u = 1/f। ध्यान रखना कि दर्पण सूत्र जो होता है ये प्लस में होता है और जो लेंस सूत्र होता है माइनस में रहता है। ध्यान रखना ये दोनों में किसी एक को याद कीजिएगा, ये काफ़ी डाउट होता है कि दर्पण सूत्र कौन होगा और लेंस सूत्र कौन होगा। जिसमें प्लस लगा हुआ है वो दर्पण सूत्र है, जिसमें माइनस लगा हुआ है वह लेंस सूत्र है। प्रश्न 15 पर आ जाते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के डॉट डॉट होती है। त्रिज्या का है तो रेडियस r, फोकस दूरी मतलब f। तो फॉर्मूला होता है f बराबर क्या होता है, r/2। तो आपसे क्या पूछा गया, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मतलब कि f पूछा जा रहा है, और पूछा जा रहा है उसकी वक्रता त्रिज्या के r की क्या होती है f। तो r को हम क्या किए हैं, 2 से भाग दिए हैं अर्थात आधा कर दिए हैं। तो f = r/2 होता है। मतलब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के डॉट डॉट होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आधी होती है, आधी आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ गोलीय दर्पण की जगह कभी कभी उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण भी दे देगा तो भी आंसर यही होगा। प्रश्न संख्या 16 पर आ जाते हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के डॉट डॉट होती है। अच्छा, इसी चीज़ को अगर आप ये 2 जो बटा में है बराबर को उधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा, मतलब r बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 2f। r बराबर क्या मिलेगा, 2f। r का मतलब वक्रता त्रिज्या, f का मतलब फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या हो जा रहा है, फोकस दूरी के गुना में क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। कोफिशिएंट मतलब दुगुनी होगी। तो यहाँ हम लिखे हैं गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के डॉट डॉट होती है, तो आंसर हो जाएगा दुगुनी, क्योंकि r बराबर क्या होता है, 2f। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के क्या है, दुगुनी है। यहाँ गोलीय दर्पण की जगह उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण भी आपको मिल सकता है, तो भी आंसर यही होगा। वैसे चलिए प्रश्न हम लोग 17 देखते हैं। 17 में दिया हुआ है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm है, इसकी फोकस दूरी होगी। देखिए आपसे पूछा गया फोकस दूरी मतलब f का मान पूछा जा रहा है, तो f बराबर क्या होता है, r/2। वक्रता त्रिज्या मतलब 40 cm दिया हुआ है। ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, r का वैल्यू दिया हुआ। अगर आप मान लीजिए सब्जेक्टिव बनाते हैं तो r बराबर आपको दिया हुआ है 40 cm। तो आपसे पूछा गया है f निकालिए, तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2 यानी r 40/2 काट देंगे इसको आप तो क्या आ जाएगा, 20। तो 20 cm निकल गया फोकस दूरी।
तो एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm है, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी 20 cm। ये गोलीय दर्पण की जगह पे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण भी आपको मिल सकता है, तो भी आंसर यही होगा। प्रश्न 18 पर आ जाते हैं हम लोग। समतल दर्पण में किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी। देखिए समतल दर्पण में जो घर में जो आईना लगा होता है वो समतल दर्पण होता है उसमें, और उसमें किसी भी वस्तु के संपूर्ण यानी कि पूरे प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए दर्पण की आपसे क्या पूछा गया, न्यूनतम लंबाई। यहाँ न्यूनतम या लघुत्तम भी लिख देता है, कभी कभी ऐसे भी लिख देगा कम से कम क्या लंबाई होनी चाहिए। तो जो वस्तु की प्रतिबिंब देखना हो उस वस्तु की आधी लंबाई होनी चाहिए। दर्पण का जो लंबाई होनी चाहिए वो वस्तु की आधी, कम से कम, अधिक तो कुछ भी हो सकता है, अधिक लंबाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो दर्पण की न्यूनतम यानी कम से कम लंबाई होनी चाहिए वस्तु की आधी, तभी उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब आप दर्पण में देख सकते हैं। प्रश्न 19 में आ जाते हैं हम लोग। 19 में दिया हुआ 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए एक व्यक्ति की लंबाई कितना दिया गया है 1.5 मीटर, तो ये वस्तु की लंबाई हो गया, व्यक्ति क्या है वस्तु, और दर्पण की न्यूनतम लंबाई पूछा गया था। इसमें हम लोग आधे करने के लिए 2 से भाग दे देंगे, तो जब आप 1.5 में 2 से भाग देते हैं तो यहाँ तो 1 से 2 से 1 छोटा है, तो यहाँ आप 0 देंगे दशमलव, तो फिर आप यहाँ लगा सकते हैं आप 2 सते 14, तो ये आपका घटाइएगा 1 1 कट जाएगा, फिर आप यहाँ क्या रख सकते हैं 0 रख सकते हैं, दशमलव दे दिए हैं तो फिर 2 5 10 यानी कट जाएगा। चाहे आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए 1.5 है तो इस पर आप 0 रखेंगे तो ये दशमलव समाप्त हो जाएगा। 5 से इसको 3 बार में, 5 से इसको 4 बार में, 3/4 आ रहा है। अब आप क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे 3 में, यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ 0, 4 सते 28, घटाएंगे 2, इस पर 0 आएगा, फिर दशमलव हो गया तो 0 हो सकता है, 4 5 20, पूरा कट जा रहा है। मतलब क्या आ रहा है 0.75, मतलब 0.75 मीटर आप कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 20 में दिया हुआ हीरा का कांतरिक कोण का मान कितना होता है। तो हीरे का जो कांतरिक कोण का मान होता है 24.4 डिग्री होता है। और अगला प्रश्न है 21, हीरा का अपवर्तनांक होता है, मतलब हीरा का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है आपसे, तो 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है 2.42। प्रश्न 22 में दिया हुआ जल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो जो जल का अपवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33। प्रश्न 23 में दिया हुआ लेंस की क्षमता मापी जाती है, या फिर आप कह सकते हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है डायोप्टर होता है, जिसका संकेत कैपिटल लेटर में डी होता है। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में, या लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर, संकेत इसका क्या हो जाता है, सिंबल होता है डी, कैपिटल लेटर में डी। प्रश्न 24 में दिया हुआ किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो दोस्तों उत्तल लेंस जो होता है उसको हम लोग अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। प्रश्न 25 में दिया हुआ किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी लेंस हम लोग अवतल लेंस को कहते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।